अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसमें पहली में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। हमने इसका कन्वर्स बनाना है, तो कन्वर्स इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। कन्वर्स के हम अंदर वैल्यू, अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पी से क्यू दी गई है तो कन्वर्स में हम करेंगे सिर्फ वैल्यू की जगह चेंज कर देंगे। मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट होगी उसको सेकंड पे कर देंगे, जो सेकंड होगी उसको फर्स्ट पे कर देंगे। कन्वर्स में हमने ये काम करना है। और नेक्स्ट इन्वर्स में क्या करना है कि जो हमारे पास ये पी पड़ा हुआ है इसका इन्वर्स मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे, और अगर ये क्यू है तो ये इसको साइन चेंज करके नेगेशन, जगह चेंज नहीं करेंगे लेकिन इनका साइन चेंज कर देंगे। और कंट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स भी करते हैं और इन्वर्स भी करते हैं गिवन स्टेटमेंट का, मतलब जगह भी चेंज करेंगे और इनका साइन भी चेंज करेंगे। ये 3 काम हमने हर कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ करने हैं। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को फर्स्ट वाली को सेकंड के साथ और सेकंड वाली को फर्स्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इन्वर्स में हम साइन चेंज कर देंगे और लेकिन उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। और कंट्रा पॉजिटिव में रिप्लेस करके साइन चेंज भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो पहला यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट थी नेगेशन पी इम्प्लाइज की। हम कन्वर्स बनाने के लिए इनकी टर्म चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे लाकर ये हमारा कन्वर्स हो गया। इसी तरह इसका इन्वर्स आ जाएगा, साइन चेंज करना है तो ये नेगेशन पी है, इन्वर्स में इसका पॉजिटिव पी बन जाएगा और क्यू का क्या बन जाएगा, नेगेशन क्यू आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में कंट्रा पॉजिटिव के अंदर ये आ जाएगा, जगह चेंज पहले हम करेंगे तो क्यू से किस में आ जाएगा, पी में, और फिर क्यू पॉजिटिव था तो क्यू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पी था और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट है क्यू इम्प्लाइज पी। तो कन्वर्स बनाने के लिए हम फर्स्ट को सेकंड के साथ रिप्लेस करते हैं, वो हमने ये कर दिया, फर्स्ट वाली को सेकंड पे कर दिया और सेकंड वाली को फर्स्ट पे। क्यू से पी में क्या बन जाएगा, पी से क्यू इम्प्लाइज बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्स के अंदर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव क्यू है तो इधर नेगेटिव क्यू आ जाएगा, पॉजिटिव पी है तो नेगेटिव पी आ गया। और कंट्रा पॉजिटिव में जगह चेंज करते हैं, पहले पी इम्प्लाइज क्यू जगह चेंज कर दी, फिर इनके साइन भी चेंज करने हैं। पॉजिटिव पी था नेगेटिव पी, पॉजिटिव क्यू था नेगेटिव क्यू। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी सेम यही काम करना है हमने। तो थर्ड स्टेटमेंट है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो कन्वर्स बनाने के लिए इनकी टर्म चेंज कर रहे हैं, क्यू को पी पे और पी को क्यू पे मैच कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। नेक्स्ट अब इनके साइन चेंज करने हैं इन्वर्स में, तो नेगेशन पी का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पी, नेगेशन क्यू का बन जाएगा पॉजिटिव क्यू। और कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करते हैं, पहले क्यू से पी में कर दिया हमने और उसके बाद इनके साइन भी पॉजिटिव कर दी, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट उसके बाद नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी है, तो कन्वर्स बनाने के लिए इन स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। फर्स्ट वाली को सेकंड के साथ और सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये बन गया इसका कन्वर्स। नेक्स्ट इन्वर्स के अंदर साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव क्यू है तो पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव पी से पॉजिटिव पी में आ गया। और कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट चेंज करने के बाद इनके साइन भी चेंज कर दिए, क्यू से पी में था तो ये पी से क्यू में हो गया, और इनके साइन चेंज दोनों के नेगेटिव से दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। आ जाता होता है कि राइट द इन्वर्स कन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट अब इनके ट्रुथ टेबल क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं जी। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन जो हैं उनको देख लें पहले, कि ट्रुथ टेबल के अंदर जो ये वैल्यू यूज़ होती है। नेगेशन आता है, नेगेशन पी के अंदर हम अपनी गिवन स्टेटमेंट को साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ट्रू होगी तो उसका नेगेशन बन जाएगा फॉल्स बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह नेगेशन क्यू में, नेगेशन में हमने करना होता है साइन चेंज, और इसके अलावा हमारे पास और एंड का फंक्शन होता है, इम्प्लीकेशन का होता है, उसमें देख लेते हैं। अगर हमारे पास और में आएगा, ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तब हमारे पास आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। मतलब और के अंदर और का सिंबल ये है। ठीक है। जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तब हमारा आंसर फॉल्स होगा। एंड में इसका बिल्कुल उलट है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू होंगी, तब हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज सारे का सारा फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन के अंदर जब हमारे पास पी से क्यू में जा रहा है तो जब टी से एफ पे मैप होगा
जब टी से हमारे पास स्टेटमेंट एफ़ में जाएगी तब हमारा आंसर क्या होगा, एफ़ होगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है। और लास्ट इसमें बाई कंडीशनल आ जाता है, जब दोनों तरफ से देखना होता है, तो जब दोनों सेम साइन होंगे, टी टी होगा या एफ़ एफ़ होगा, तब हमारा आंसर ट्रू होगा, जब डिफरेंट होंगे तब क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमारी जो कंडीशंस हैं ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं बात कि और के अंदर डिस्टिंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तब हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। एंड में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब हमारा आंसर ट्रू होगा। इम्प्लीकेशन में जब पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तब आंसर हमारा फॉल्स होगा। और लास्ट में बाई कंडीशन में जब दोनों सेम होंगी तब आंसर क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। तो ये चार बातें जो हैं याद रखनी है हमारे ट्रुथ टेबल के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला पार्ट इसका है नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ रहा है नेगेशन क्यू एक ब्रैकेट में आ रहा है और एक में आ रहा है पी और क्यू। पहले ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उनका क्या लेंगे, और लेंगे। तो पहले पी की स्टेटमेंट हमने जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो पी की हम दो स्टेटमेंट ट्रू ले लेंगे और दो स्टेटमेंट फॉल्स ले लेंगे। ये हमने दो स्टेटमेंट ट्रू कर ली और दो फॉल्स कर ली। और क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो पी और क्यू की स्टेटमेंट्स को हमने इस तरह से लेना है कि अल्टरनेट वे में आएंगी, दोनों पी में ट्रू हो जाएंगी फिर फॉल्स दोनों, और क्यू के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो हमने अपने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे नेगेशन क्यू है तो क्यू की स्टेटमेंट को हमने निगेट करना है, उलट करना है। तो टी का निगेशन करेंगे तो एफ़ बन जाएगा, एफ़ का निगेशन करेंगे ट्रू आ जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास दूसरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी हमारे पास पी और क्यू। तो और के लिए हमने क्या बात बताई थी कि जब दोनों फॉल्स होंगी तब हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। तो पी और क्यू, पी वाला कॉलम और क्यू वाला कॉलम के दरमियान में हमने और करना है। ठीक है। तो ट्रू ट्रू आंसर ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू, फॉल्स फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होंगे तब हमारा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, अदरवाइज़ ट्रू रहेगा। ठीक है। तो ये पी और क्यू आ गया। नेक्स्ट हमने पी और क्यू को निगेट करना था, तो पी और क्यू को निगेशन इसका कर देंगे, ट्रू का निगेशन फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमने कर दिया निगेशन। ये पहली चीज़ भी हमने सॉल्व कर ली, दूसरी भी कर ली। अब दोनों को और करना है, दोबारा उनके दरमियान में और का फंक्शन अप्लाई करना है। तो ये वाला कॉलम लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे, इन दोनों पे और का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो जब दोनों फॉल्स होंगे तब हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। या और की कम जो हमने बात कहा था याद रखनी है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तब हमारा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर ट्रू है, एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तब हमारा आंसर फिर किसे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। दोनों ट्रू हैं तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो जब दोनों फॉल्स थे तब सिर्फ आंसर हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ ट्रू रहेगा। ये और के लिए हमने बात कही थी। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ट्रुथ टेबल यहीं तक बनाना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि नेगेशन इनटू नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए पी और क्यू की स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। दो हम पी के अंदर ट्रू लेंगे, दो फॉल्स लेंगे, क्यू के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बनाएंगे, उनके दरमियान में फिर और लेंगे। तो पहले पी की स्टेटमेंट को निगेट करते हैं। तो पी की पहली दो ट्रू थी, पहली दो यहाँ पे फॉल्स आ जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट टू फॉल्स थी और यहाँ पे नेक्स्ट टू क्या बन जाएंगी, ट्रू बन जाएंगी। इसी तरह क्यू की नेगेशन करेंगे तो क्यू की पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इधर पहली फॉल्स आ जाएगी, इधर फॉल्स है फिर इधर ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये आ गया। ठीक है। ये हमने नेगेशन पी और नेगेशन क्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इन दोनों के सेंटर में अब क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है और का। तो ये दो हमारे पास कॉलम है जिनके दरमियान में हमने और का फंक्शन करना है। तो जब दोनों फॉल्स होंगी तब हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये बात जो हमने बता दी कि जब और के लिए जब दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या रहेंगी, फॉल्स, तब आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज़ क्या रहेगा, ट्रू। यहाँ पे देखें दोनों फॉल्स हैं तब आंसर फॉल्स आ गया। यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू है तब भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तब भी ट्रू, दोनों ट्रू तब भी ट्रू रह गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ ऑलरेडी बाहर आप करते हैं, उसको निगेशन करते हैं। तो ये हमने कॉलम बनाया, इसका निगेशन कर देंगे, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है पी और क्यू बाई कंडीशन का साइन है और फिर पी एंड क्यू। ये बाई कंडीशन का होता है, ये और का और ये एंड का हमने कहा।
तो पी स्टार्ट करने के लिए पी और क्यू की दो स्टेटमेंट जैसे एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन में हमने ली वैसे ही दो ट्रू दो फॉल्स और एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स ले लिया। पहला फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं पी और क्यू पे, तो पी क्यू के ऊपर हम और का फंक्शन जब दोनों फॉल्स होते हैं तब फॉल्स करना है। तो ये दोनों ट्रू हैं, ट्रू, ये डिफरेंट हैं तब भी ट्रू, ये दोनों सेम आ गए फॉल्स में, तो ये आंसर हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड करना है, तो हमने एंड के लिए पी एंड क्यू में एंड के लिए हमने कहा था कि जब दोनों ट्रू होंगे तब क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो एंड के लिए बात थी। अब पी और क्यू के दरमियान में एंड का फंक्शन, तो दोनों ट्रू हैं, ट्रू, डिफरेंट है फॉल्स, डिफरेंट है फॉल्स, फॉल्स है, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि एंड के लिए क्या था कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये पहले स्टेटमेंट में ट्रू और ट्रू था तो हमारा ट्रू आ गया, अदरवाइज आंसर हमारा सारा फॉल्स है। नेक्स्ट अब हमने पी और क्यू और पी एंड क्यू दोनों फाइंड कर लिए, इनके दोनों बाई कंडीशन का साइन। बाई कंडीशन के लिए हमने कहा था कि जब दोनों सेम साइन होंगे ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तब हम आंसर हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट है तब फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे देखें दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू, डिफरेंट हैं फॉल्स, यहाँ भी डिफरेंट हैं फॉल्स, यहाँ पे सेम है तो ट्रू आ गया। तो ये था ट्रूथ टेबल, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है इन्हें, और ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। कंप्यूटर के चैप्टर नंबर गालिबन 3 या 4 में है शायद। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय डिडक्टिव प्रूफ। इसके सेंटर में जो क्वेश्चन ये सारे डेफिनेशंस वाले हैं, ये बुक के अंदर डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय डिडक्टिव प्रूफ। हमने हर स्टेप को लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, और जो हम काम करेंगे वहाँ पे बताएंगे भी कौन सा हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं x-4 होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं x-4 होल के स्क्वायर को। तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके दो मेथड हैं, या तो फैक्टराइजेशन का ये फार्मूला अप्लाई कर लें, या इसके अलावा पावर 2 है तो x-4 और x-4 इस तरह लिखने के बाद दोनों हम ब्रेसेस को क्या कर लें, मल्टीप्लाई आपस में करवा लें, तब भी यही काम होगा। ठीक है, तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे एक्सपेंड बाय फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू ये थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9। जो काम हमने यहाँ पे किया, फार्मूला ओपन किया और साथ यहाँ पे लिख दिया, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, और कौन सा मेथड फैक्टराइजेशन का लगा रहे हैं, वो ये लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनको रीअरेंज करने के बाद ऐड करना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को। तो ये हम इसमें -8x को इधर शिफ्ट कर लेंगे और प्लस का 16 इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये x² -8x प्लस 16 प्लस 9, देन ऐड द टर्म्स, उनको जो सेम टर्म्स होंगी, वेरिएबल x² एज इट इज़ आ गया, 8x एज इट इज़ आ गया, 16 प्लस 9 कितना आ गया, 25, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर स्टेप पे जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन भी साथ करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, x+1 होल स्क्वायर माइनस x-1 होल स्क्वायर इक्वल 4x हमने प्रूफ करवाना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, x+1 होल स्क्वायर माइनस x-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंड किया था बाय फैक्टराइजेशन, वही फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जी। एक्सपेंड कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, और फार्मूलाज हम प्लस वाला भी लगा रहे हैं और माइनस वाला भी, तो डायरेक्ट हमने इकट्ठे लिख दिए a प्लस माइनस b होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab। जब प्लस तो होगा प्लस 2ab, जब माइनस होगा तो माइनस 2ab। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने ओपन कर दी थी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये एज इट इज़ आ गया, फिर यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 द 2x माइनस एज इट इज़ x² प्लस 1 और माइनस 2x ये बन गया। नेक्स्ट अब इन टर्म्स को हम माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं अब। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करके तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड द टर्म्स। इनको ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब ये प्लस का x² माइनस का x² से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लिख दी, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, तो प्लस का 2x एंड प्लस का 2x बच गया, वो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4x आ गया, जो हमारी राइट हैंड साइड थी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है कि x+5 होल के स्क्वायर माइनस x-5 होल स्क्वायर को इक्वल प्रूफ करें 20x के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, और फार्मूला ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख दिए हमने। तो x+5 होल स्क्वायर माइनस इंटू x-5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस वाले के अंदर आप प्लस 2ab आ जाएगा, माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x का स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर 25 to 5 द 10x माइनस एज इट इज़ x² 5 का स्क्वायर 25
-2 5 द 10x आ गया। नेक्स्ट इनको ऐड करें एक्सप्रेशंस, बोथ एक्सप्रेशंस को, एक ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा सबके। जब ये साइन चेंज करेगा तो हमारे पास टर्म बन जाएगी x² + 25 + 10x -x² -25 और माइनस प्लस का 10x। ये माइनस ने अंदर सबके साइन चेंज कर दिए। नेक्स्ट अब इनको हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं जी। यहाँ पे हमने लिख दिया जी बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिल होने के बाद सिर्फ +10x और +10x बच जाएगा जो कि ऐड होके 20x आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग जस्टिफाई एंड ईच स्टेप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव भी करना है और जस्टिफाई करना है अपने ईच स्टेप को, जो हम वहाँ पे लॉजिक यहाँ पे या कोई मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 4 + 16x/4। अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन वाले नंबर को, जो भी जिस तरह भी जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा तो उसको हम फ्रैक्शन वाले नंबर को अलग कर लेंगे, नोमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, कुछ इस तरह से करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास सिर्फ 4 है। अब बच्चे कहते हैं सिर्फ बेटा हम सिर्फ 4 लिख दें सर बाहर, तो बाकी अंदर, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो जब 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम ऊपर क्या लिखते हैं, कुछ भी ना हो तो 1 लिखेंगे। तो ये 1/4 इधर से अलग हो गया और 4 + 16x अलग हो गया। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, इस तरह से a/b था इक्वल a को अलग कर देंगे और 1/b डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा रहे हैं कि हम उसमें कॉमन ले रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं हम इसमें से। तो ये हमारे पास 4 कॉमन आ गया। फिर 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और ये हमारे पास आ गया 1/4 × 4। इसको हम अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो 4 और 1/4 है एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो करवा कर हम 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, बाकी बच जाएगा 1। अब इस 1 को अगेन 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नेक्स्ट फिर 4x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को हम इन दोनों के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 × 1 1 आ गया, 1 × 4x इतना आ गया, 4x आ गया। और ये हमारी राइट हैंड साइड है। जब भी हमने क्या करना है, कॉमन वगैरह लेना है, ये अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तब हम क्या लिख देंगे, साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देंगे आसानी से याद रखने के लिए। और दूसरा, जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, जब हम इस तरह की वैल्यू आके कट कर देते हैं तो इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के ऊपर क्या नीचे पड़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है, इसलिए हमारे पास कटिंग होती है। तो जब भी इस तरह का केस होगा कि ऊपर नीचे हम कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट था जो हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका है 6x² + 18x/3x² - 27 = 2x/x - 3। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 6x² + 18x/3x² - 27 को। ऊपर हम नोमिनेटर में से 6x कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का पहला मेथड कॉमन लेना होता है। ठीक है, दोनों टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, जितनी भी उनमें से लें हम। तो ये हमने कॉमन ले लिया 6x, आगे अंदर हमारे पास अंदर जो वैल्यू बच जाएगी वो x + 3 है। इसी तरह नीचे भी हम ये सेम काम कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 9 बच जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम अगेन उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। नीचे वाली टर्म को किस तरह कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दें कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b। और अलजेब्राइक थर्ड फार्मूला जो है हमारे पास वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हम नीचे टर्म में x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है तो x - 3 x + 3 आ गया। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंग 3 को 2 के साथ कैंसिल करके 2x बचा रहे हैं और x का +3 x + 3 से कैंसिल। यहाँ पे हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी यूज़ की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी लिख सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ना भी यूज़ करें लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाजमी होता है क्योंकि ऊपर नीचे हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे हमारा काम हो रहा है और ये हमने राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लास्ट है, इसका कह रहे हैं जी x² + 7x + 10 / x² - 3x - 10 को इक्वल प्रूव करें x + 5 और x - 5 के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। हम फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं +10 बने और उन दोनों को प्लस करें तो 7 बने। ठीक है, इस तरह के पेयर ढूंढने के मल्टीप्लाई करवाएं 10 बने और प्लस करें तो 7। तो 5 × 10, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो ये हमारे पेयर आ गए। इसी तरह नीचे भी हमने इसी ये वाला मेथड अप्लाई कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉमन ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पहले 2 में से हमने कॉमन ले लिया x और नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लिख दी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जब हम कॉमन लेंगे या हम एक वैल्यू में से
दूसरी के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो x है यहाँ से इन दोनों पहली दो में से क्या हमने ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लिख दी। और नेक्स्ट कॉमन लेने के बाद फिर अब हम नीचे भी ये डिनोमिनेटर में भी यही काम कर रहे हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो फिर हम जो सेम वैल्यू है उनको एक मरतबा लिखते हैं, जो बाहर वैल्यू है उनको एक मरतबा। ये हमने फिर से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के x + 5 को सेम कर दिया और x बाहर वालों को एक मरतबा लिख दिया, नीचे भी वही हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब ये हमारे पास x + 2 से कटिंग होनी है, तो ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग हो रही है, तो हम मल्टीप्लिकेशन रिवर्स शो करवा के इनको कैंसिल कर देंगे जी। तो हमारे पास x + 5 और इंटू x + 2, x - 5 और x + 2 था, तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर से यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमने शो करवा दिया कि मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स है। बाकी हमारे पास कटिंग होने के बाद वैल्यू बच गई x + 5 ओवर x - 5, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं सपोज x इज़ एन इंटीजर कि x हमारे पास एक इंटीजर है, देन x इज़ एन ऑड और ऑड भी है, देन 9x + 4 इज़ आल्सो एन ऑड। तो हमने प्रूव करवाना है कि 9x + 4 भी क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा, ये हमने प्रूव करवाना है। तो लेट x भी एन ऑड इंटीजर, हम इसके सोल्यूशन में लिखते हैं कि जो उसने हमें गिवन दिया था कि x इंटीजर है, हम तो लेट कर लेते हैं लेट x भी एन ऑड इंटीजर अकॉर्डिंग टू ऑड इंटीजर डेफिनेशन के, ऑड इंटीजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल होगा, 2k + 1 के। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मैंने, यहाँ पे लाइन लिखी हमने अकॉर्डिंग टू ऑड इंटीजर डेफिनेशन। तो ऑड इंटीजर की डेफिनेशन होती है 2k + 1। ये नहीं कहेंगे जब भी पूछा जाएगा कि ऑड इंटीजर क्या होते हैं तो 1 2 3 1 3 5 7 9, नहीं, ऑड इंटीजर की डेफिनेशन होती है मल्टीपल ऑफ 2 + 1, या हम कहें कि ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे 1, ये होते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर की एक डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड कह रहा था, तो हमने ऑड नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको लेट कर लिया 2k + 1 के। प्रूव हमने करना है कि 9x + 4 भी क्या है, ऑड है। तो हम x की जो वैल्यू हमने लेट की है ये इसको यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपल और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9x + 4 था, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 2k + 1 और +4 एज इट इज़। अब 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 के, और 9 वन दा 9 + 4, 9 + 4 13 बन गया और 18 के ये आ गया। तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो ये हमारे पास ऑड ही आएगा, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इज़ आल्सो एन ऑड। सिर्फ हमने क्या करना है, अगर ऑड इंटीजर का हुआ तो लेट कर लेना कि वो ऑड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑड नंबर डेफिनेशन ये होता है। और नेक्स्ट जो हमें गिवन चीज़ दी होगी प्रूफ करने की, उसके अंदर हमारे पास जहाँ जहाँ पे x होगा हम अपने वो वैल्यू पुट करके उसको सिंपल सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है उसको हम कह देंगे जी ये ऑड है या इवन जो भी उसने कहा होगा वही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पास सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जी। सपोज x इज़ एन ऑड इंटीजर कि x एक ऑड इंटीजर है, देन x + 5 इज़ एन इवन। हमने लेट करना है कि x ऑड लेना है, ठीक है, और प्रूव करना है कि 7x + 5 क्या है, एक इवन है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट x बी एन ऑड इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2k + 1 के। प्रूव हमने करना है 7x + 5 को, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया जी 7x + 5। x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 2k + 1, 7 x की जगह पे 2k + 1 और प्लस का 5 एज इट इज़। 7 2 दा 14 के, 7 1 दा 7। नेक्स्ट इनको ऐड कर लेंगे तो 14 के 7 और 5 कितना हो गया 12। इसमें कोई भी वैल्यू नंबर, कोई माइनस का प्लस का कुछ भी हम पुट करके देख लें तो ये हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में, पहला पार्ट नेक्स्ट पेज पे, तो सेकंड हमारे पास है इफ़ x इज़ एन इवन कि x हमारे पास इवन नंबर है, देन शो दैट x² + 2x इज़ आल्सो एन इवन। हमें लेट करना है कि x एक इवन नंबर है और प्रूफ करना है कि x² + 2x + 4 क्या है, ये भी एक इवन है। तो हम लेट कर लेते हैं लेट x बी एन इवन इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल बन जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2k के इक्वल आ जाएगा। अब k की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, l m n जो भी दिल करता है। हमने प्रूफ करना है x² + 2x + 4 को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x² + 2x + 4, ठीक। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 2k पुट कर देंगे। तो ये x का स्क्वायर है, बन गया 2k का स्क्वायर, प्लस 2x है तो +2 × 2k और +4 था एज इट इज़ 4 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ फार्मूला ओपन कर रहे हैं जी, सॉरी। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k का स्क्वायर, k², 2 × 4k + 4 आ गया। अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब 4 के मल्टीपल्स का मतलब भी क्या है कि इवन ही है, तो हमने यही प्रूफ करना था कि जो हमारा x² + 2x + 4 है वो भी क्या है, इवन है। तो ये हमारे पास इवन प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट इफ़ x इज़ एन ऑड कि x हमने ऑड लेट करना है, देन शो दैट x² - 4x + 6 इज़ आल्सो एन ऑड
कि हम x को ऑड नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद शो करवा देंगे नंबर जो हमारा आया वो भी क्या है, ऑड है। तो लेट अस कंसीडर x इज़ एन ऑड इंटीजर, हम लेट कर रहे हैं कि x ऑड है। अकॉर्डिंग टू ऑड नंबर डेफिनेशन x किसके इक्वल आ गया, 2k + 1 के। प्रूव हमने करना है x² - 4x + 6 को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x की जगह पे x 2k + 1 पुट कर देंगे, x का स्क्वायर था तो 2k + 1 का स्क्वायर -4x 4x की जगह पे 2k + 1 प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं a + b होल का स्क्वायर। यहाँ पे ख्याल करना है दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और दोनों एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे 4k² + 1, ठीक है। तो a² + b² + 2ab वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। a का स्क्वायर ये बन गया, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और 2ab 4k बन जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4 आ गया, प्लस का 6 एज इट इज़। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k² वाली टर्म और कोई नहीं है तो k² एज इट इज़ आ गया। -8k + 4k हमारे पास बच गया माइनस का 4k और +1 + 6 कितना हो गया 7, 7 - 4 3 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक और इसमें कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 ही पुट करके देख लें तो ये आ जाएगा 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 1 4 और +3, तो 4 - 4 कितना आ गया 0 प्लस का 3 मतलब ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आंसर आएगा शर्त ये है कि हमने उसको सिंप्लीफाई ठीक किया हो, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है प्रूव दैट द फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट ले लिए हमने a और b जो नॉन एम्प्टी हैं। प्रूव हमने करना है a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इक्वल a कंप्लीमेंट यूनियन b, इसे डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं, जो हम छोटी क्लासेस के अंदर 8 क्लास 7 क्लास के अंदर प्रूव करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे सेट दिए जाते थे। यहाँ पे सेट नहीं, हमने यहाँ पे जनरल प्रूव करना है, तो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे x हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के अंदर बिलोंग करता है। x कोई भी एक नंबर है जो हमारे आंसर में आते हैं, सेट में नंबर्स आते हैं, तो x यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा जो a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, जो चीज़ कंप्लीमेंट में होती है वो सिंपल सेट में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास x कोई नंबर था जो a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो सीधी सी बात है कि वो उसके सिंपल इंटरसेक्शन में नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट में है और यहाँ पे सिंपल में फिर नहीं होगा। इसी तरह अगर दोनों सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है तो ना वो पहले सेट में होगा और ना दूसरे सेट में होगा। ये हमने कह दिया कि x अगर does not belong to a intersection b, then x does not belong to a and x does not belong to b, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही चीज़ लिखी जाती है जो दोनों सेटों में होती है। अब जब इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब यही होगा कि ना वो a में पड़ा हुआ है और ना वो b में है। अगर सिंपल a में नहीं है तो इसका मतलब उसका दूसरा क्या होगा केस कि वो उसके कंप्लीमेंट में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x डज़ नॉट बिलोंग टू a और नेक्स्ट में कहेंगे फिर हम x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट, और या अगर a कंप्लीमेंट में होगा या x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। और आ गया, हम इंटरसेक्शन लेके चले थे तो ख़त्म हमने करना है यूनियन पे, और की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया x बिलोंग्स टू, अगर दोनों में है a कंप्लीमेंट में भी है b कंप्लीमेंट में भी है, इन दोनों में किसी में भी पड़ा हुआ है तो उनके यूनियन में भी लाजमी होगा, क्योंकि जो यूनियन में हम वो आंसर लिखते हैं जो दोनों सेट में से किसी में भी पड़ा हो, इकट्ठा करके लिखना होता है यूनियन में। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर a में पड़ा हुआ है या b में है तो दोनों के यूनियन में भी होगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट सब सेट है किसका, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसको हम राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड से लेफ़्ट तक पहुँचेंगे, फिर कह देंगे कि राइट क्या है, लेफ़्ट की सब है, सब सेट थी। तो इसी दो क्वेश्चंस को इक्वेशंस को यूज़ करके हम अपने आंसर तक कंक्लूड करेंगे। जी अब हम राइट हैंड साइड पे कह रहे हैं कि x फिर से कोई एक नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, जो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर यूनियन में है तो या a के कंप्लीमेंट में होगा या b के कंप्लीमेंट में होगा। अगर a के कंप्लीमेंट में है तो इसका दूसरा केस क्या बनेगा कि वो सिंपल a में नहीं है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x यहाँ पे बिलोंग कर रहा था a कंप्लीमेंट से, यहाँ पे कह देंगे नेक्स्ट कि x डज़ नॉट बिलोंग टू a, एंड x बिलोंग कर रहा था b कंप्लीमेंट से, तो इसका मतलब ये है दूसरा केस बनेगा कि x डज़ नॉट बिलोंग टू सिंपल b। अब दोनों में नहीं है, ना a में है ना b में है, तो इसका मतलब है उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे x डज़ नॉट बिलोंग टू a एंड b।
अब अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब दूसरा केस इसका बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में होगा। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो हम राइट से कहाँ तक पहुँच गए, लेफ्ट पे। तो हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट है किसका, लेफ़्ट का। ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन लेफ़्ट साइड जो है वो दूसरी का राइट का सबसेट है, राइट वाली लेफ़्ट का सबसेट है। दोनों जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हों, पहले वाला दूसरे का सबसेट हो, दूसरे वाला पहले का हो, तो इस केस के अंदर दोनों सेट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यही हमने चीज़ प्रूव करने की, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह की एक एग्जांपल भी है जो बहुत काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, कि एक्स एंड वाई कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, एंड एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, पॉजिटिव भी हैं और एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, वाई स्क्वायर से। देन हमने प्रूव करना है कि एक्स भी क्या होगा, छोटा होगा वाई से। हम यहाँ पे प्रूफ के अंदर कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, जो उसने हमें लाइन कही वही हमने लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट गिवन हमें क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं गिवन कि एक्स स्क्वायर लेस देन है किससे, वाई स्क्वायर से। शो हमने करवाना है कि एक्स लेस देन वाई है, तो स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, सिंपल स्क्वायर रूट लेने से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स लेस देन वाई। यही हमने प्रूफ करना था। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काम का सवाल है। ये स्टेटमेंट भी छोटी सी और आंसर भी छोटा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वैल्यू लेके प्रूव नहीं करना। जब भी प्रूव करना है इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन को लॉजिकली और जनरली प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, कि ट्राइंगल अगर हमारे पास कोई भी एक पड़ी हो तो अंदर वाले इसके तीनों एंगल को अगर हम सम करें तो कितना बनता है, 180 बनता है। ये हमने प्रूव करना है। पता तो हमें है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। प्रूव करते हैं। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हम कहेंगे कि एक हम ट्राइंगल ए बी सी, हमने कोई ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल ले ली। नेक्स्ट कहते हैं ड्रा द लाइन, हम कोई एक लाइन डी ई ऑन वर्टेक्स ए पे ड्रा कर रहे हैं। आप किसी भी वर्टेक्स पे ड्रा कर लें, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है किसी भी ए वर्टेक्स पे, बी पे कर लें, सी पे कर लें, ए पे, जिस पे दिल करता है। मेरा दिल कर रहा था मैं ए पे करूँ, मैंने ए पे ड्रा कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब जो ट्राइंगल के अंदर ये अंदर इंटीरियर एंगल हैं, ये 1 इसको कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी बाहर एंगल बन रहे हैं तो इसको 4 कह दिया और इसको 5, जो दिल आपका करता है आप वो नाम दे सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 से 3 मेथड एंगल्स के जो हम पढ़ना जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट लाइन एंगल। अब ये अगर हमारे पास एक लाइन है तो अल्टरनेट लाइन एंगल ये कहता है कि अगर ये नीचे एंगल जो बन रहा है लाइन के, वही उतना ही बिल्कुल एंगल ऊपर होगा लाइन के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर 30 का एंगल बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लाइन से अबव भी कितना एंगल बनेगा, जितना बिलो लाइन है एंगल उतना ही अबव द लाइन एंगल होगा। ये है अल्टरनेट लाइन एंगल। तो हम यहाँ पे देखें अगर 1 जो है ये बिलो द लाइन है तो अबव द लाइन, इसी लाइन के अबव ये ऊपर जो है वो 5 बन रहा है। तो 5 वाला किसके इक्वल है, 1 के। ये लाइन है ना हमारे पास ए बी, ये हमारे पास लाइन क्या है, ए बी है, और ये हमारे पास ये पूरी लाइन, ठीक है। तो इससे बिलो एंगल बन रहा है 1 और अबव क्या बन रहा है 5, तो 1 वाला किसके इक्वल होगा, 5 के। वो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, मेजरमेंट एंगल 5 के आ गया। नेक्स्ट फिर दूसरी लाइन हम ये ए सी ले लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं जो इसका बिलो एंगल क्या है 2 है और अबव एंगल क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो मेजरमेंट एंगल 2 किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल 4 के इक्वल होगा। वो हमने यहाँ पे बता दिया कि मेजरमेंट एंगल 2 किसके है, मेजरमेंट एंगल 4 के है। ये हमने 2 एंगल डिस्कस कर लिए। और तीसरा एंगल ये जो हमारे पास थर्ड वाला बन रहा है इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल के अकॉर्डिंग। हमें पता है स्ट्रेट लाइन एंगल हमने चैप्टर 6 में पढ़े थे, पहले पेज पे लिखा हुआ है राइट बॉटम कॉर्नर के अंदर। जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है उसकी वैल्यू चाहे अबव बने चाहे बिलो बने कितना होता है, टोटल 180 होता है। तो यहाँ पे जो लाइन में एंगल 3, 4 और 5 है, इन तीनों को अगर मैं सम करूँ तो मेजरमेंट एंगल 4, मेजरमेंट एंगल 3, मेजरमेंट एंगल 5, इन तीनों को सम करें क्योंकि टोटल एंगल हम लाइन का निकाल रहे हैं। तो तीनों एंगलों को सम करें तो कितना बनेगा 180, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मेजरमेंट एंगल 4 जो हमने पीछे बताया कि 2 के इक्वल है, उसकी हम वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल थे। मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल था मेजरमेंट एंगल 2 के, तो हम 4 की जगह पे किसको लिख सकते हैं, 2 को। 3 हमने नहीं बताया था ऊपर, तो हम 3 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 3 को वैसे रहने देंगे, 3 को चेंज नहीं करते।
और 5 वाला हमने किसके इक्वल कहा था, मेजरमेंट एंगल 5 किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 के। तो 5 वाले की जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया, 3 एज इट इज़ आ गया। और 4 वाले की जगह पे हमने कहा कि 2 के इक्वल है, तो 4 वाले की जगह पे मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल कर दिया, और ये हमारे पास क्या है 180 के इक्वल। तो इंटीरियर एंगल हमारी ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 थे, वो ये हैं 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 एंगल हमारे तीनों को सम किया तो कितना आ गया 180, यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करवाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जी इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर दैन प्रूव। अगर हमारे पास ए बी सी कोई भी 3 नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं तो हमने प्रूव करने हैं आइडेंटिटीज़। पहली है ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, इक्विलेंट है ए डी इक्वल डी सी के। तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं जी, ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी की। हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने पीछे किए, क्वेश्चन नंबर 8 9 बिल्कुल उसी तरह करने हैं। हम यहाँ पे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, नोमिनेटर को अलग कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने सी को अलग कर लिया और 1 ओवर डी को अलग कर लिया। यहाँ पे हम बता देते हैं कि ए ओवर बी। अब यहाँ पे हम बी और डी को कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए हम एलसीएम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मतलब जो एलसीएम इसका लेंगे बी और डी आएगा, हम वही कह देते हैं मल्टीप्लाई बी डी ऑन बोथ साइड। तो बी और डी को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, बी और डी को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। वो ये चीज़ आ गई, बी डी इधर भी आ गया, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी आ गया। अब इनको रीअरेंज करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना के कैंसिलेशन कर देंगे। रीअरेंज हमने डी को इधर कर दिया और बी 1 ओवर बी और बी को इकट्ठा कर दिया ये। इसी तरह इस b को इधर c के साथ अलग कर दिया और 1 ओवर d और d को क्या कर दिया इकट्ठा। ये b और 1 ओवर b एक दूसरे का इन्वर्स है, d और 1 ओवर d एक दूसरे का इन्वर्स है। ये हमारे पास मल्टीपल इन्वर्स से कैंसिल हो गए। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया AD इक्वल BC जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड है a ओवर b डॉट c ओवर d इक्वल होता है AC ओवर BD के। तो लेफ़्ट हैंड साइड पिक करके हम इसमें वही पहला काम कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को अलग कर लिया, नोमिनेटर को अलग कर लिया। तो a को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, 1 ओवर b को अलग, डॉट c को अलग कर लिया, डॉट 1 ओवर d को अलग कर लिया। ये हमने बता दिया जी, हम इस तरह से अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको जी, जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो विदाउट फ्रैक्शन है उनको अलग। वो हमने ये कर लिया जी, AC को अलग कर लिया और फ्रैक्शन वाले जो बाहर थे 1 ओवर BD उनको अलग कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव रीअरेंज भी कर लें और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी साथ लिखा जा रहा है कि हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे, अंदर वाले अंदर AC बन जाएगा और बाहर बन जाएगा 1 ओवर BD। तो ये आ गया जी AC इंटू 1 ओवर BD। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं हम अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो AC1 AC आ गया, नीचे BD एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। लास्ट है इसका थर्ड पार्ट, B प्लस C ओवर B इक्वल A प्लस C ओवर B। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली A ओवर B प्लस C ओवर B को। तो यहाँ पे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। A को अलग कर लिया, 1 ओवर B को अलग, C को अलग कर लिया, 1 ओवर B को अलग। ये हमने बता दिया जी, हम यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद अलग करने के बाद हम यहाँ पे बता देते हैं A ओवर B इक्वल 1 ओवर AB आ गया। अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉमन ले लें, फैक्टराइज कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1 ओवर B को दोनों में से बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर बच गया A प्लस C, यहाँ से A प्लस C बच गया और बाकी आ गया 1 ओवर B दोनों में से बाहर कॉमन आ गया। अगेन फिर जब से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, A प्लस C को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A प्लस C 1 द A प्लस C ओवर B एज इट इज़ आ गया। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है यहाँ पे। चैप्टर 8 के अंदर एक ही एक्सरसाइज थी और यही है।